सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस अपडेट समझ लीजिए। नए पीसीआई सिलेबस में कुछ पुराने टॉपिक्स जैसे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस और हाफ लाइफ को हटा दिया गया है। और अब नए सिलेबस में टेक्नीशियम 99M, कोबाल्ट 60, फॉस्फोरस 32 को शामिल किया गया है। साथ ही में इनकी हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोजल भी ऐड किया गया है। मेरी सलाह है कि पुराने और नए दोनों सिलेबस के सभी एग्जाम्पल्स तैयार रखिए। एग्जाम में लॉन्ग आंसर आने पर अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखने से आपका आंसर ज़्यादा कंप्लीट और स्कोरिंग बनेगा। इसलिए सबसे पहले हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस और सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131 को समझेंगे। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सिलेबस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इसलिए उनके नोट्स मैंने लेक्चर के एंड में अटैच कर दिए हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रेडियो आइसोटोप, रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडियो एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विथ देयर आइसोटोप्स। सर ये सब हमें कहाँ पर काम आएंगे? क्योंकि हम तो बी फार्मेसी कर रहे हैं या फिर हम तो फार्मासिस्ट है। हमारा काम तो डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, किसी डिजीज के बारे में पता लगाना, क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करना, क्लिनिकल ट्रायल करना, प्री क्लिनिकल ट्रायल करना, किसी ड्रग से रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक का पता लगाना, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, हाफ लाइफ का पता लगाना। वही फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक की बात करें, ये सब पता करना, ये सब हमारा काम है सर। ठीक है सर, बहुत सारा काम है, थक गए। पर सर एक बात बताइए कि रेडियो फार्मास्यूटिकल एक फार्मासिस्ट को किस तरह से काम आने वाला है? अच्छा एक बात बताइए, आप बताइएगा। आपको किसी पेशेंट का अगर मेडिकल इमेजिनिंग करना है तो जैसे मान लीजिए एक्सरे या फिर मान लीजिए सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। ऑब्वियसली सर रेडिएशन तो चाहिए, एक्सरे चाहिए, गामा रेज चाहिए, चाहिए सर। तो बस वही तो है रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडिएशन। ठीक है सर, और बताइए, और बताता हूँ भाई। जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, ध्यान से सुनिएगा। कोई पेशेंट आपके पास आया और उस पेशेंट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर हो गया। अब चाहे वो किसी सेल में हुआ हो, किसी ग्रुप ऑफ सेल मतलब कि टिश्यू में हुआ हो, या फिर किसी ऑर्गन में हुआ हो, पेशेंट के किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर हो गया तो उस पर्टिकुलर पार्ट को सही करने के लिए हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की मदद ले सकते हैं। मतलब कि एक टारगेटेड थेरेपी प्रोवाइड करनी है। जैसे ये मेरे पास बॉल है, मुझे एक टारगेट लगाना है, तो एक टारगेटेड थेरेपी मुझे प्रोवाइड करनी है, तो वो भी कौन करेगा? रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो अगर किसी डिजीज को डायग्नोस करना हो, किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करना हो, किसी मेडिकल इमेजिनिंग के लिए अगर आपको मदद चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फार्मासिस्ट के काम आने वाली बात है। ठीक है सर। अब एक बात बताइए कि सर ये जो फोसिल्स वगैरह निकलते हैं, ये जो डायनासोर बेचारे दब गए थे ड्यू टू अर्थक्वेक या मेटेरोइड आके टकरा गए थे, तो ये जो फोसिल्स बन चुके हैं डायनासोर के, जमीन के अंदर से जो डायनासोर की हड्डियां वगैरह मिलती है, कंकाल मिलते हैं, तो हम इनको पता कैसे करते हैं कि ये कितने पुराने हैं? तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स के आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप, हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फोसिल कितना पुराना है। तो ये सब जो है आर्कियोलॉजिस्ट के भी काम आता है। ठीक है सर, आर्कियोलॉजिस्ट को काम आ रहा है, फार्मासिस्ट को काम आ रहा है। फार्मासिस्ट को कैसे? मेडिकल इमेजिनिंग, किसी डिजीज को डायग्नोस करना, किसी को ट्रीट करना, टारगेटेड थेरेपी देना, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में भी आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है काम आता है। किसी फोसिल का पता करना कि वो कितना पुराना है, तो वो कार्बन डेटिंग टेक्निक से आप पता कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक से। ठीक है सर, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद कि रेडियो एक्टिविटी को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, चलो ठीक है समझ लेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी कितनी रिलीज हो रही है उसको कैसे मेजर करें, तो मेजरमेंट भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, फिर देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फिर देखेंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिविटी को अगर मेजर करना है तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। फिर आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा
एंड गामा रेडिएशन, जो भी आपकी अल्फा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या चार्ज होता है, क्या ये कंडक्ट करते हैं, कितने हैवी होते हैं, क्या इनका आयोनाइजिंग पावर होता है, क्या इनकी स्पीड होती है, ये सब कंपैरिजन से पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा अलग, बीटा अलग और गामा अलग, इस तरह से कंपैरिजन करके हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए सर, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे अल्फा बीटा गामा की। उसके बाद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने कोई ड्रग ली, कोई भी एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक, कोई भी ये ड्रग है, ये ड्रग जब मैं अपनी बॉडी में लूंगा ओरली, सपोज मैंने इसको ओरली लिया, ठीक है, तो हाफ लाइफ का ये मतलब है कि ये कितनी देर में 50% कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 500 mg की है, तो जब ये 250 mg, शुरू में ये कितनी थी 500 mg, और थोड़े टाइम के बाद ये 250 mg पर भी आएगी, क्योंकि कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होगी, कुछ ड्रग मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा में जब 50% हो जाए, आधी हो जाए, तो उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ को भी देखेंगे। उसके बाद होता है रेडियो आइसोटोप। ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम आयोडाइड 131, तो इसका स्टोरेज कंडीशन, इसके लिए प्रिकॉशन, इसके एप्लीकेशन। आई रिपीट, इसका स्टोरेज कंडीशन कि किस तरह से आप इसको रखेंगे सोडियम आयोडाइड 131 को, इसके प्रिकॉशन कि क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है जब आप इसका स्टोरेज करते हैं तो, और इसके एप्लीकेशन के इसके क्या क्या फायदे हैं। यूनिट क्लियर हो गई? क्या क्या आपको पढ़ना है? सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल, फिर रेडियो एक्टिविटी, फिर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फिर प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, फिर हाफ लाइफ, फिर रेडियो आइसोटोप जैसे कि सोडियम आयोडाइड 131, और इसका आप पढ़ोगे क्या क्या, स्टोरेज, प्रिकॉशन, एप्लीकेशन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। सर स्टार्ट तो कर देंगे, पर ये बॉल किस लिए लाए हो? कुछ खेलना मिलना है क्या? स्पिन करानी है, स्विंग करानी है? अभी बताता हूँ। देखो, रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर रेडियो एक्टिव ड्रग। देखो, रेडियो फार्मास्यूटिकल और कुछ भी नहीं है, रेडियो फार्मास्यूटिकल आर रेडियो एक्टिव ड्रग। और ड्रग का क्या काम होता है? डायग्नोस करना, क्योर करना, ट्रीट करना पेशेंट को। तो यहाँ पर लिखा है डायग्नोसिस के काम आती है, ट्रीटमेंट के काम आती है वेरियस डिजीज में। ठीक है, तो व्हाट इज रेडियो फार्मास्यूटिकल? रेडियो फार्मास्यूटिकल आर radioactive drugs that are used for diagnosis and treatment purpose in patients वगैरह। ठीक है, अब देखो, ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होते हैं, ये बने होते हैं रेडियो आइसोटॉप से, और साथ में होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मतलब कि आपका एपीआई, आपका एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल आर मेड अप ऑफ रेडियो आइसोटॉप एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया सर कि रेडियो फार्मास्यूटिकल कुछ नहीं है, रेडियो एक्टिव ड्रग ही होते हैं। ये बने होते हैं रेडियो आइसोटोप और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। इनका काम होता है डायग्नोस करना या किसी भी डिजीज को ट्रीट करना। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किसी पर्टिकुलर सेल को, पर्टिकुलर टिश्यू को, पर्टिकुलर ऑर्गन को भी टारगेट करते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया कि ये क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो एक्टिव ड्रग होती है। इनका काम होता है पर्टिकुलर सेल को, पर्टिकुलर टिश्यू को, पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करना या फिर पेशेंट को डायग्नोस करना, उनको ट्रीट करना। ये किससे बने होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है रेडियो आइसोटॉप और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो, रेडियो फार्मास्यूटिकल आर एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल डोज दैट ट्रेस अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इसको आपको किस में देना है? स्मॉल डोज में देना है। चलिए, अगर आपको ट्रेस करना है कि क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रेस करना मतलब एक तरह से डायग्नोस करना ही हो गया। ठीक है, तो भी आप रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज लेंगे ही सही, ऑब्वियसली। क्लियर हो गया पहला पेज? डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल। आप बता सकते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल आर रेडियो एक्टिव ड्रग। ठीक है, किससे बना होता है, क्या काम होता है, और ये लास्ट लाइन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, हाउ दे आर यूज्ड। तो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल है, सपोज आपके पास ये रेडियो फार्मास्यूटिकल है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल को आप कैसे यूज करेंगे? तो रेडियो फार्मास्यूटिकल को किसी भी तरह से आप अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चाहे आप ओरली करें, चाहे आप इंजेक्शन के थ्रू करें, ठीक है, चाहे आप आइस के थ्रू करें, तो आप किसी भी थ्रू
रेडियो फार्मास्यूटिकल को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, लाइक अ माउथ, लाइक अ इंजेक्शन। ठीक है, ठीक है सर, आगे बताइए। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल कहाँ पे काम आते हैं? मेडिकल इमेजिनिंग टेस्ट में। जैसे कि मान लीजिए हमें पता करना है कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के बारे में क्या प्रॉब्लम आ रही है दिल में, कहीं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन तो नहीं, कहीं कोई हार्ट अटैक आने की चांसेस तो नहीं, कहीं लबडब साउंड बिगड़ तो नहीं रही। तो अगर हमें दिल से रिलेटेड पता करना है कि कौन सी बीमारी है, मतलब कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के बारे में पता करना है, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आप कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। सर ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज क्या होता है? तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी, वहां पर आपको दे रखी है एक डिजीज, पार्किंसन डिजीज। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको याददाश्त चली जाती है और थोड़ी देर में आप सब कुछ भूल जाते हो। मान लीजिए अभी मैं किसी से मिल रहा हूँ और भाई कैसा है, 2 मिनट बाद भाई तू कौन है। ठीक है, मेरे दादाजी का भी थोड़ा जैसे जैसे ओल्ड एज आता है वैसे ही हो जाता है। कभी वो मेरे को छोटा भाई समझते हैं, कभी बड़ा भाई समझते हैं। ठीक है, हम 3 भाई हैं तो होता है ऐसा। दिस इज अ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, दिस इज अ पार्किंसन डिजीज। तो अगर आपको पता करना है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज का एक एग्जाम्पल हो गया पार्किंसन, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आप पता कर सकते हैं। एंड अगर आपको पता करना है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कैंसर को भी आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, डायग्नोज करना है या क्योर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज टू ट्रीट सर्टेन कैंसर, और भी अलग अलग तरह के कैंसर भी आप सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया रेडियो फार्मास्यूटिकल का, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है ना, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कैंसर वगैरह। अब देखो एग्जांपल की बात करें तो टेक्नीशियम 99M, द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेडियो न्यूक्लियाइड इन न्यूक्लियर मेडिसिन। अगर बात करूं न्यूक्लियर मेडिसिन में तो मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है ये आपका टेक्नीशियम 99M। ठीक है, उसके बाद और भी आपको दे रखा है टेक्नीशियम TC99M सिस्टम भी, a radiopharmaceutical used to treat or detect coronary artery disease and evaluate myocardial infarction। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मेरी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज को पता करना है कि हो रहा नहीं हो रहा, डायग्नोस करना है कि क्या चांसेस बन रहे हैं, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को, ये भी दिल से रिलेटेड बीमारी है, अगर उसको एवेल्युएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नीशियम TC99M स्टिमी भी, इससे आप पता करते हो कि आपकी बॉडी में कहीं चांसेस तो नहीं है कोरोनरी आर्टरी के या फिर मायोकार्डियल फंक्शंस चेंज तो नहीं हो रहे। अगर उसको पता करना है कि नहीं यार दिल के फंक्शन चेंज हो रहे हैं, लबडब साउंड आगे पीछे हो रही है, एट्रियम पहले भरा रहा है, वेंट्रिकल धीरे खाली हो रहा है, तो ये जो भी हार्ट से रिलेटेड फंक्शन है, जो भी चेंजेस आपको अगर डिटेक्ट करना है, एवेल्युएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ आप रेडियो फार्मास्यूटिकल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। देखो ये बोल में इसीलिए लेकर आया हूं, अब आपको समझ में आएगा क्यों लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई रिलीज एनर्जी। सपोज दिस इज अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये मैंने आपको बना रखा है ना, अनस्टेबल इसलिए उदास है, तो सपोज मैंने इसको बाहर निकाल लिया, दिस इज अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल, और ये अगर अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होने के लिए, आई रिपीट, ये अभी कैसा था, अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां पर यही लिखा है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करेगा एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों रिलीज कर रहा है, ताकि ये स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। एवरीवन वांट्स टू मेक देयर एटम और न्यूक्लियस स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये सब कर रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में हो रही है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रही है। तो ये नेचुरली भी होता है, जैसे कि ये एटम है, अब इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है और स्टेबल होना चाह रहा है, तो ये नेचुरली भी होता है। और मान लीजिए ये बेचारा शांति से बैठा था,
पर मेरे को चाहिए कि ये एनर्जी रिलीज करे, तो मैं आर्टिफिशियली भी इससे एनर्जी रिलीज करवा सकता हूँ। तो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी मैं इससे एनर्जी को रिलीज करवा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखा है देखो, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचुरली भी होता है और आप इंड्यूस करवा सकते हैं आर्टिफिशियली भी। ठीक है, अब यहां पर आपको लिखा है कि कोई भी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है। प्रोटॉन के या फिर न्यूट्रॉन के नंबर में अनबैलेंस होने की वजह से। देखो लिखा है, एन एटम्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल व्हेन द फोर्सेस बिटवीन इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अनबैलेंस। ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, या तो इसके फोर्सेस के बीच में अनस्टेबल होना। अब ये फोर्सेस अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके नंबर अनस्टेबल है। तो आपको इतना याद रखना है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, उनके बीच में जो फोर्सेस है वो अनस्टेबल है। और वो क्यों है? क्योंकि नंबर की वजह से। तो इतना आपको याद रखना है कि ये जो है रेडियो एक्टिविटी का कारण बनता है। मैंने आपको बोला ना कि नेचुरली भी होता है। अब ऐसा नेचुरली क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके बीच में जो फोर्स होता है वो समांतर नहीं होता, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अनबैलेंसिंग आती है। और इसकी वजह से ये जो एटम है, इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल रहता है और वो एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। उसके बाद व्हाट हैपन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के दौरान होता क्या है? तो आपको पता ही है कि एनर्जी रिलीज होती है। ये अनस्टेबल है, ये एनर्जी रिलीज करेगा स्टेबल होने के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो इमिट करेगा पार्टिकल को, एनर्जी को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, फोटोन को। प्रोटॉन और फोटोन अलग अलग है ना? फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल हो गया। तो प्रोटॉन को, फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को, इनको रिलीज कर सकता है कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस ताकि वो स्टेबल हो सके। डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, कौन सा न्यूक्लियस है, उस अकॉर्डिंग जो है अलग अलग पार्टिकल और अलग अलग एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, किसी से इलेक्ट्रॉन, किसी से प्रोटॉन, किसी से न्यूट्रॉन, किसी से फोटोन, किसी से अल्फा पार्टिकल। और ये सब एक ही मकसद के लिए हो रहा है, टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, मान लीजिए अभी अनस्टेबल है पर इसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, अनस्टेबल है पर स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो ये सब इसलिए कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी के क्या इफेक्ट होंगे? देखो, आपके टिश्यू को, आपके सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को ये डैमेज भी कर सकता है। रेडियो एक्टिविटी बहुत खतरनाक होती है। अगर इसका सही से यूज करें तो बहुत अच्छी है, पर अगर इसका थोड़ा सा भी मिसयूज हो गया या किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन ने गलती से ऐसा कुछ कर दिया तो ये आपके टिश्यू को, ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। बहुत ही लीथल साबित हो सकती है आपके लिए, चाहे फिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, किसी के भी टिश्यू को। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट। रेडियो एक्टिविटी क्लियर हो गई कि कोई भी अनस्टेबल एटम का, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, फोटोन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है टू अचीव देयर स्टेबिलिटी। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो एक स्टेबल फोर्स नहीं है, या फिर आर्टिफिशियली हम इंड्यूस करा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब कैसे मेजर करेंगे? तो मेजरमेंट हमें करना है, और क्या मेजर करना है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। सपोज दिस इज अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, अब इससे कितनी एनर्जी इस तरह से इमिट हो रही है वो हमें मेजर करनी है, कितनी इमिट हो रही है। ठीक है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए आपके पास डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि गीगर मुलर काउंटर, गीगर काउंटर। ठीक है, और यहाँ पर जो यूनिट्स होती है वो होती है बैकरल, क्यूरी, सिवर्ट्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बैकरल, बैकरल को डिनोट करते हैं बी क्यू से, क्यूरी इसको डिनोट करते हैं सी आई से, और सिवर्ट्स इसको डिनोट करते हैं एस वी से। ठीक है, तो अगर आपको मेजरमेंट करना है रेडियो एक्टिविटी का, तो रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए आपको 3 यूनिट्स यहाँ पर मैंने दे रखी है, बैकरल, क्यूरी और सिवर्ट्स। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पर सेकंड कितना हो रहा है, एक सेकंड में कितना डिके हो रहा है, कितना रिलीजमेंट हो रहा है, उसको मेजर करना है। तो किस यूनिट में लिखेंगे? बैकरल। तो बैकरल यूनिट कहां पर काम लेंगे? द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पर सेकंड, कितना रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है पर सेकंड। अगर वो कुछ बताना है तो फिर आप बैकरल यूनिट का यूज लेंगे। उसके बाद क्यूरी कब लेंगे?
एन ओल्डर यूनिट, क्यूरी क्या है, एक ओल्डर यूनिट है, जहां पर क्यूरी को किससे डिनोट करते हैं, सीआई से। तो एक सीआई का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। 1 क्यूरी और वी कैन से 1 सीआई इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है सीवर्ट्स, अ यूनिट फॉर मेजरिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अगर आपको रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट होती है एसवी, सीवर्ट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। तो ऑब्वियसली किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से एमिशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कोई अल्फा निकालेगा, कोई बीटा निकालेगा, कोई गामा एनर्जी को, रेडिएशन को एमिट करेगा। पर इनकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है। इनकी स्पीड अलग होती है, इनका कंपोजिशन अलग होता है, इनकी आयनाइजिंग पावर अलग होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर अलग होती है। तो इनका कंपैरिजन पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग रेडिएशन के बारे में पूछा है, अल्फा के बारे में, बीटा के बारे में, गामा के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा रेडिएशन से। तो अल्फा रेडिएशन का अगर मैं कंपोजिशन देखूं कि अल्फा रेडिएशन बना किससे होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये किससे बना होता है, 2 प्रोटॉन से और 2 न्यूट्रॉन से। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसकी वजह से ये हैवी होता है। चलिए फिर बात करते हैं बीटा रेडिएशन की। तो कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ये किससे बना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन से या पॉजिट्रॉन से। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है कि अगर बीटा के ऊपर प्लस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन, और अगर बीटा के ऊपर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अगर प्लस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बीटा रेडिएशन जो है ये बनी होती है हाई एनर्जी हाई स्पीड के पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं गामा की। तो ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, ये और कुछ भी नहीं होते, ये क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं, लाइट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, LIGHT। चलिए, तो हमने क्या देखा कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन में क्या फर्क आ रहा है। सबसे पहले कंपोजिशन का फर्क आ रहा है कि जो अल्फा होता है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बना होता है और ये हैवी होता है इसकी वजह से। उसके बाद जो बीटा होता है वो जो है हाई एनर्जी हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का बना होता है। उसके बाद गामा रेडिएशन और कुछ नहीं है, अगर इसका कंपोजिशन देखूं तो ये फोटोन है। ठीक है, ये हाई एनर्जी के फोटोन्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर की, कि कौन ज्यादा पेनिट्रेट होता है। तो पेनिट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम पेनिट्रेशन होता है आपके अल्फा रेडिएशन में। आई रिपीट, अगर अल्फा रेडिएशन की बात करें तो अल्फा रेडिएशन जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती, सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होता है अल्फा रेडिएशन में। ठीक है, इतना कम होता है कि ह्यूमन की स्किन भी उसे रोक देती है। उसके बाद बीटा की बात करें तो इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा, अल्फा से ज्यादा होता है बीटा में। और अगर बीटा से कंपेयर करें गामा को तो गामा में सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, अगर पेनिट्रेशन के बारे में पूछे कि पेनिट्रेशन सबसे कम किस में होता है तो अल्फा में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, गामा में, और बीच में कौन आ गया, बीटा। तो सबसे कम अल्फा पेनिट्रेशन पावर के मामले में और सबसे ज्यादा होता है गामा पेनिट्रेशन पावर के मामले में। पर वहीं अगर मैं बात करूं आयोनाइजिंग पावर की और मास की, तो ध्यान से सुनना, मास की बात करो या आयोनाइजिंग पावर की बात करो, उसमें आपका अल्फा ज्यादा होता है। देखो अल्फा में हमने ये बात तो देख ली कि अल्फा का जो है पेनिट्रेशन पावर कम है, ठीक है, पर अल्फा का आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है एंड मास भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है सर, अल्फा का आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है बीटा और गामा से। पर वहीं अगर बात करूं अल्फा की पेनिट्रेशन पावर की तो अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, पर वहीं अगर बात करूं आयनाइजिंग पावर की तो वो सबसे ज्यादा होती है एंड मास भी सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। देखो यहां पर लिखा भी है कि मास जो है इसका ज्यादा होता है, ठीक है, इसका कम होता है और इसका बिल्कुल ही नहीं होता है। क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था आयनाइजिंग पावर तो सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, फिर इसकी कम होती है और इसकी बहुत ही कम होती है। क्लियर, ये दोनों पॉइंट क्लियर।
उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है चार्ज, तो चार्ज यहाँ पर +2e होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। अगर बीटा की बात करूँ तो आपको पता है नेगेटिवली भी होता है, पॉजिटिवली भी होता है। नेगेटिवली मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली मतलब पॉजिट्रॉन, ठीक है। उसके बाद गामा रेडिएशन की बात करूं तो गामा रेडिएशन में कोई भी चार्ज नहीं होता, गामा रेडिएशन जो है न्यूट्रल होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर। पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, क्लियर है। और मास तो इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका कम, और आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, क्लियर है। उसके बाद स्पीड की बात करें। अब स्पीड, आप एक बात बताइए, अगर इसका मास ज्यादा है, तो अगर किसी में वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे ही होगी। वजन ज्यादा है ना भाई, धीरे धीरे ही चलेगा आगे, धीरे 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 धीरे। और जिसमें वजन ही नहीं है, जो बिल्कुल ही आप बात करें कि कोई मास ही नहीं है इसमें, तो इसकी स्पीड कैसे होगी? इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सर। अब जिसमें वजन ही नहीं है, कोई बिल्कुल हल्का है, तो वो तो फटाफट भागेगा, और बेचारा कोई भारी है तो धीरे 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 धीरे, है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जिसका मास ज्यादा है, मास किसका ज्यादा है? अल्फा का ज्यादा है, तो अल्फा का मास ज्यादा है, इसलिए अल्फा की स्पीड कम है। वहीं अगर मैं बात करूं गामा रेडिएशन में कोई भी मास नहीं है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। आप देख सकते हैं अल्फा में स्पीड जो है कम है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा, पर सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है गामा रेडिएशन में। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट की। तो ये जो अल्फा रेडिएशंस होती है, ये हाईली डैमेजिंग होती है, आपके टिश्यू को डैमेज कर सकती है, आपके सेल को डैमेज कर सकती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट बात करें बीटा रेडिएशन की, तो इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अल्फा, ये आपको पता ही है, ठीक है। और उसके बाद बात करें बायोलॉजिकल इफेक्ट गामा रेडिएशन का, तो गामा रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द बॉडी एंड रीच इंटरनल ऑर्गन। गामा रेडिएशन हमारी बॉडी को तो पेनिट्रेट करेगा ही सही, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पोटेंशियली कोजिंग कैंसर, कैंसर कोज कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है, हमें हेल्थ इश्यू ला सकता है। पर आप जानते हैं कि यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम है। मैंने आपको बताया ना, देखो अल्फा में, एक सेकेंड, अल्फा में पेनिट्रेशन पावर जो है कम होती है, पेनिट्रेशन पावर जो है लो होती है, पता है ये बात तो आपको, है ना। तो जब अल्फा में पेनिट्रेशन पावर ही नहीं है, तो वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन में, और हमें लीथल इफेक्ट देगा ही नहीं। पर जहां पर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो वो तो बहुत नुकसान करेगा, कैंसर कर सकता है, हमारे ऑर्गन डैमेज कर सकता है, हमें लीथल इफेक्ट दे सकता है, तरह तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, टिश्यू डैमेज कर सकता है, ये सब होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस हो गया। लास्ट डिफरेंस आपको दे रखा है कि अल्फा रेडिएशन का जो सोर्स है वो है रेडॉन गैस, यूरेनियम, थोरियम एंड सम अदर हैवी मेटल्स, ठीक है। ये सब किसके सोर्स है? अल्फा रेडिएशन के, रेडॉन, यूरेनियम, थोरियम और कुछ हैवी मेटल्स। उसके बाद बात करता हूं बीटा रेडिएशन का, तो ट्राइटियम, कार्बन 14, ठीक है, और स्ट्रोंशियम 90। उसके बाद बात करते हैं गामा रेडिएशन का क्या सोर्स है, तो गामा रेडिएशन का है कोबाल्ट 60, सीजियम 137 एंड अदर न्यूक्लियर डिके प्रोसेसेस, ठीक है। ये सारे डिफरेंस हो गए अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी में ड्रग जाने के बाद 50% जब कंज्यूम हो जाती है, जैसे 500 mg ली, जब वो 250 mg रह जाती है, तो उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, है ना। तो इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके बता सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये एटम है, एटम के अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज कर रहा है, पार्टिकल को रिलीज कर रहा है, फोटोन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो कब ये 50% कर चुका है, उसको पता करने के लिए हम बोलेंगे हाफ लाइफ 50% को। तो डीके का पता कर सकते हैं कि कब कितना डीके हो चुका है, कब 50% डीके हो चुका है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ये भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने 500 mg 500 mg ड्रग लिया, ठीक है। अभी मेरे बॉडी फ्लूइड में 500 mg ड्रग है, पर जब मैं बॉडी फ्लूइड को लूंगा और उसका टेस्ट करूंगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो मुझे पता लगेगा अरे 60 mg रह गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 60% ही रह गया, 500 mg का 60% ही रह गया। फिर 6 घंटे बाद निकालूंगा, तब पता लगेगा 50% ही रह गया। मतलब कि जो 500 mg मैंने ड्रग ली थी,
अब वो ड्रग जो है 250 mg ही रह गई है मेरी बॉडी प्लाज्मा में, तो सर 50% कहाँ गई? एलिमिनेट हो गई। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और मैंने 500 mg ड्रग ली है, तो ये 500 mg जो है मेरे शुरू में ब्लड में है, बॉडी फ्लूइड में है, पर समय के साथ क्या होगा, जैसे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटे हुए, तो 4 आवर्स के बाद क्या होगा, हो सकता है ये 250 mg रह जाए। कब रह जाए? 4 आवर्स के बाद, 4 घंटे के बाद। तो यही इसका हाफ लाइफ है। तो सर ये 500 से 250 रह गई, बाकी की गई कहाँ? एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, बॉडी से रिमूवल हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन का भी आप पता कर सकते हैं कि कितना % एलिमिनेशन हुआ है ड्रग्स का हमारी बॉडी से, और उसके बाद प्रोडक्ट का यूजफुलनेस भी आप पता कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ बहुत जगह काम आती है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक फॉर ए 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डीके। 1/2 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। क्या टाइम लग रहा है 50% डीके होने में, ये पता करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं तो कार्माजिपिन, है ना, ये जो है एक तरह का एपिलेप्सी को सही करने का ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर को सही करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब कि मेनिया, पागलपन, पागलपन होना, है ना। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को, मेनिया को और एपिलेप्सी को ट्रीट करने में कार्बाजेपिन काम आता है। और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 10 से 15 घंटे, 10 to 15 आवर। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि कोबाल्ट 60। अब कोबाल्ट 60, कोबाल्ट क्या एलिमेंट है और 60 क्या इसका आइसोटोप है। तो ये जो कोबाल्ट 60 है, अगर मैं देखूं कि ये कोबाल्ट 60 जो है कब हाफ लाइफ पे पहुंचता है, कब ये कोबाल्ट 60 जो है 50% डिके हो जाता है, तो इसका टाइम है 5.26 ईयर। तो जो 5.26 ईयर में ये हाफ कम होता है ना, 2526 ईयर में ये कम होता है, 50% होता है, 1/2 होता है, हाफ होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा। आई रिपीट, टी हाफ, टी हाफ का मतलब क्या हो गया कि आपकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को किससे डिनोट करेंगे? टी हाफ। टी का मतलब टाइम और हाफ का मतलब 50%, कि कितने टाइम में आपका ड्रग जो है 50% जो है कंज्यूम हो चुका है या एलिमिनेट हो चुका है बॉडी से। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा, और वेयर लेमडा इज स्टैंड फॉर डिके कॉन्स्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई भी डिके हो रहा है तो कितना टाइम में डिके हो रहा है, डिके कॉन्स्टेंट कौन होता है? लेमडा होता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा। उसके बाद बात करते हैं रेडियो आइसोटोप, ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि आपका कार्बन है ना, आपका आयोडीन है, कोई भी एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल याद है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, याद आ रहा है कुछ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, रुक जाता हूँ। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं की बात चल रही है। तो ये जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, वहां पर हमें देखना है, ठीक है, इन एलिमेंट्स का आइसोटोप। एलिमेंट्स का वह आइसोटोप जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस हो। सपोज ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट का ये वह आइसोटोप है। ये क्या है? एलिमेंट का आइसोटोप है। एलिमेंट का, ध्यान से सुनना, एलिमेंट का वो आइसोटोप जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस हो। आई रिपीट, कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट का वो आइसोटोप, आइसोटोप पता ही है आपको, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो आइसोटोप का मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसका हमने आइसोटोप बनाया। अब वो आइसोटोप में अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट का वह आइसोटोप जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस हो, मतलब कि वो डीके हो रहा है। डीके हो रहा है मतलब कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। अनस्टेबल तो ये रेडिएशन रिलीज करेगा, करेगा करेगा करेगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा, एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पर रेडिएशन जो होगी वो अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, गामा, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कब तक? जब तक कि ये स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर ले। तो वही यहाँ पर लिखा है, रेडियो आइसोटोप और रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज ए आइसोटोप ऑफ ए एलिमेंट दैट हैज ए अनस्टेबल न्यूक्लियस। मतलब कि वो डिके हो रहा है समय के साथ, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, पार्टिकल को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिलीज कर रहा है, अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी वो रिलीज कर रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए। देखो, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब रेडिएशन वो रिलीज कर रहा है, और वो ये तब तक करेगा जब तक कि वो स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है।
रेडियो आइसोटोप हैव वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट करने में, डायग्नोस करने में, क्योर करने में, मेडिकल इमेजिनिंग करने में हमें काम आता है। ठीक है, जैसे कि द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल इज कार्बन 14। मैंने बोला ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो कि फोसिल्स की स्टडी करते हैं, अब हमें कोई फोसिल मिला, उस फोसिल को पता करना है कि वो कितने युगों पुराना है, कितने एरा पुराना है, कब का है भाई, कौन सी सदी का है। तो उसको पता करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक, पूरा नाम बोलूं, पहले मैंने क्या बोला था, कार्बन डेटिंग टेक्निक चलेगा, पर और एग्जैक्ट बोलना है, कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक से आप पता कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पता कर सकते हैं कि फोसिल्स जो है कितना पुराना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो एग्जाम्पल कई सारे हैं, कार्बन 14 हो गया, यूरेनियम 235 हो गया, आयोडीन 131 हो गया, तो बहुत एग्जाम्पल है, बथेरे एग्जाम्पल है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करूं, अरे सर इतनी सारी पढ़ा दी, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में काम आता है, पता ही है अंदर का आपको। ठीक है, मेडिसिन में काम आता है, ट्रीटमेंट वगैरह में, ये देखो कैंसर ट्रीटमेंट, पीटी स्कैन वगैरह, इंडस्ट्री में काम आता है, रेडियोग्राफी वगैरह, और आर्कियोलॉजी में ऑब्वियसली डेटिंग टेक्निक, एंशियंट टाइम में कि ये कितना पुराना है, जो भी अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, एक अगर डेड बॉडी भी मिल रही है तो कब ये डेड हुआ था, कब ये मरा था, कितना टाइम पुराना, सीआईडी देखा है ना सबने, बस वो वाली बात है। उसके बाद सोडियम आयोडाइड 131, अब ये जो है ध्यान से सुनना, इसके बारे में आपको अलग से क्वेश्चन आता है कि इसका स्टोरेज, इसके एप्लीकेशन, इसके प्रिकॉशन बता दो, तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए डिजाइन करा हुआ है यहाँ पे, बहुत प्यारा है, देखो ध्यान से देखना है ना। सोडियम आयोडाइड 131 की बात करते हैं, फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड रिलेटेड कंडीशन, जैसे मान लीजिए अगर मुझे थायराइड रिलेटेड कंडीशन है, अगर मुझे हाइपर थायरोडिज्म है, अगर मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर का मतलब कि मेरी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, हाइपो का मतलब कि मेरी थायराइड ग्लैंड जो है एक्टिव रही नहीं, बहुत कम एक्टिव हो गई, तो एक जगह तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, वो हो गया हाइपर थायरोडिज्म, एक जगह बहुत कम हो गई, वो हो गया हाइपोथायरोडिज्म। तो अगर थायराइड से रिलेटेड डिजीज का पता लगाना है कि हाइपो है, हाइपर है, कोई दिक्कत है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल की मदद लो, या फिर और बोल सकते हो आपकी सोडियम आयोडाइड 131 की मदद लो। ठीक है, तो अगर बात करूं सोडियम आयोडाइड 131 की, तो इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमारे थायराइड से रिलेटेड कंडीशंस का। और अगर बात करूं सोडियम आयोडाइड 131 की जो हाफ लाइफ होती है वो 8 दिन तक होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, सोडियम आयोडाइड 131 NaI, सोडियम आयोडाइड मतलब Na, सोडियम का मतलब Na, आयोडाइड का मतलब आई, तो सोडियम आयोडाइड 131 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का ही एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन, जैसे कि डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में, थायराइड रिलेटेड कंडीशन को आप दे सकते हैं सोडियम आयोडाइड 131 यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखा है, देखो यहाँ पर, कि इसको आपको रूम टेम्परेचर पे रखना होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, 15 टू 25 डिग्री, 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो कैप्ट एट रूम टेम्परेचर, स्टोरेज में आएगी ये सारी बातें, देखो यहाँ पे ये स्टोरेज है ना, स्टोरेज कंडीशन वगैरह, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो कि आपको कहाँ पर रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे, सनलाइट से दूर रखना है और किसी भी हीट के सोर्स से दूर रखना है। सपोज ये मेरे पास क्या है, सोडियम का, सोडियम आयोडाइड 131 है ना, अब मुझे इसे स्टोर करके रखना है, तो यार ये तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको स्टोर करके रखना है, तो इसको सनलाइट में नहीं रखना, जहां सनलाइट आ रही ना वहां नहीं रखूंगा, छाया में रखूंगा छुपा के एकदम, है ना, अवॉइड सनलाइट कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ऐसी जगह पे भी नहीं रखूंगा जहां पर हीट का सोर्स हो, कहीं गर्म जगह पे नहीं रखूंगा, हीटर के पास नहीं रखूंगा, किचन में नहीं रखूंगा, गैस वैस चलता है वहां पे, कहीं भी गर्म जगह पर, कहीं भी हीट के सोर्स के पास, या फिर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में मुझे इसे नहीं रखना है। क्लियर हो गया, साथ ही साथ रूम टेम्परेचर पे रखना है, कहां पे रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने आपको बोला कि गर्म जगह पे नहीं रखना तो आप फ्रिज में रख के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, फ्रिज में रखोगे जम जाएगा, जम जाएगा, खराब हो जाएगा, तो शुड नॉट बी फ्रोजन, जमने नहीं देना। स्टोर इन वेल शील्डेड कंटेनर टू प्रिवेंट एक्सपोजर, और इसको हमें वेल शील्ड कंटेनर में रखना है। सपोज ये आपका सोडियम आयोडाइड 131 है, इसको मैंने वेल शील्ड कंटेनर में रख दिया, अब ये जो वेल शील्ड कंटेनर में मैंने इसको रखा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी प्रिवेंट
मतलब कोई भी फर्दर एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सपोजर से हमने प्रिवेंट कर दिया। यहाँ पर इसको सनलाइट भी कांटेक्ट में नहीं आएगी, इसको अच्छे से पैक कर दिया मैंने। देखो कोई भी हीट का कांटेक्ट भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पैकिंग है इसकी। तो यहाँ पर इसको क्या है, अच्छे से पैक करके रखना है। क्लियर है? स्टोर्ड इन वेल शील्डेड कंटेनर, मस्ट बी स्टोर्ड इन सिक्योर्ड एरिया फॉर प्रिवेंट कंटामिनेशन। और एक अच्छे से सिक्योर्ड एरिया में मैं रखूंगा, ये रख दिया, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन, किसी भी तरह का कोई भी माइक्रोब्स वगैरह इसमें ना लगे। स्टोरेज मस्ट बी वेंटिलेटेड, और स्टोरेज जो है एकदम वेंटिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये एकदम वेंटिलेटेड एरिया है ना यहाँ पर ही, और वेंटिलेटेड है इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट आ रही है, सनलाइट नहीं आनी चाहिए, हीट नहीं आनी चाहिए, फ्रोजन नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए, खुले में रहना चाहिए, पर सिक्योर्ड रहना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आप जिस भी कंटेनर में इसको रख रहे हो, सपोज ये आप मैंने रखा हुआ है, देखो सोडियम आयोडाइड 131, तो इसको मैंने रखा तो हुआ है, तो ये जो कंटेनर है ये लेड का हो, किसका हो, लेड का। लेड को सिंबल होता है पीबी, लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। ठीक है? तो लेड का कंटेनर बना होना चाहिए, जो भी कंटेनर में जिसमें मैं ये सोडियम आयोडाइड 131 रख रहा हूँ, तो वो लेड का कंटेनर होना चाहिए। और साथ ही साथ उसको प्रॉपर लेबल करना है। लेबलिंग में क्या क्या होता है, जैसे अगर एक कफ सिरप की लेबलिंग में आपको बताऊं, कफ सिरप तो नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, तो इसमें लेबलिंग में वार्निंग दे रखी है, इंग्रेडिएंट दे रखा है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, डायरेक्शंस दे रखी है। तो ये इस तरह से प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें, क्या क्या इसकी डायरेक्शन है, सब कुछ प्रॉपर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सब कुछ होना चाहिए। ठीक है? तो प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए अगर आप किसी भी लेड कंटेनर में इसको पैक करके रख रहे हैं तो। क्लियर? चलिए, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये इसका स्टोरेज कंडीशन हो गया। उसके बाद प्रिकॉशन और साइड इफेक्ट की अगर बात करूं तो ध्यान से सुनना। पेशेंट में बी एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम अदर, स्पेशली चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो इसके कांटेक्ट में ना आए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसके कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है? इसके और साइड इफेक्ट क्या है, ड्राइनेस हो जाती है या इरिटेशन होती है, सूखा जाता है या फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। कहाँ कहाँ पर, आपके माउथ में, आपके थ्रोट में, आपके माउथ में, आपके थ्रोट में, आपकी आंखों में, और आपको नोजिया जैसा होगा, फील लाइक वॉमिट, फील लाइक वॉमिट। ठीक है? तो आपकी आंखें सूखा जाएगी, या फिर आपके थ्रोट, आपका माउथ सूख सकता है, ड्राई हो सकता है, इरिटेशन उसमें हो सकती है, आपको नोजिया जैसा हो सकता है। क्लियर? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप डेली एक्सपोजर में आ रहे हैं, डेली एक्सपोजर में आ रहे हैं, डेली उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उससे आपको कैंसर के चांसेस बन सकते हैं 100%। ठीक है? तो लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होता है, कैंसर के चांसेस जो हैं डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है इसका एप्लीकेशन, मतलब कि इसके फायदे हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग में ये काम आता है। ठीक है? अगर आपको थायराइड के बारे में पता करना है कि थायराइड में क्या दिक्कत चल रही है, थायराइड में कहीं हाइपर थायरोडिज्म तो नहीं हो गया, कहीं हाइपोथायरोडिज्म तो नहीं हो गया, हाइपर वर्सेस हाइपो, पता करना है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं थायराइड में क्या क्या चल रहा है, थायराइड के फंक्शन कैसे चल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड 131। क्लियर है? उसकी मदद से पता कर सकते हैं। मतलब कि एप्लीकेशन का मतलब सीधा सा है कि सोडियम आयोडाइड 131 का क्या क्या काम है। उसके बाद आपको दे रखा है रेडियोथेरेपी में भी काम आता है। देखो, allowing it to directly destroy harmful cell by minimizing damage to surrounding tissue। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और अगर मुझे थायराइड कैंसर है, सर खुदा ना खास्ता आपको हो, ऐसे फालतू बातें क्यों करते हो। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेशेंट है, कोई भी पेशेंट खड़ा है, सपोज उसको थायराइड कैंसर है, तो अब मुझे पता है कि उसको थायराइड कैंसर है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रेडिएशन उसको यहाँ दूंगा, भाई थायराइड कैंसर है यहीं रेडिएशन दूंगा। मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ऐसा रेडियो आइसोटोप दूं, ऐसा रेडियो फार्मास्यूटिकल दूं, ऐसा कुछ दूं कि वो पर्टिकुलर थायराइड पे जाके अटैक करे, एक पर्टिकुलर अटैक करने वाला चाहिए। जैसे बॉल स्टम्प को हिट करती है ना, तो एक पर्टिकुलर मेरे को चाहिए कि वो ही जाके अटैक करे। तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, सोडियम आयोडाइड 131। ये सोडियम आयोडाइड 131 है, सपोज दिस इज सोडियम आयोडाइड 131। तो ये जो सोडियम आयोडाइड 131 है, ये एक पर्टिकुलर टारगेट पे ही टारगेट करेगा। कहां पे टारगेट करेगा, दिस सोडियम आयोडाइड 131 टारगेट्स ऑन द थायराइड, स्पेशली कैंसर सेल ऑफ थायराइड, और वहां पर उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। सपोज आपकी ये थायराइड है ना, और यहाँ पर ये कैंसर सेल है, तो इन कैंसर सेल पर ही अटैक करेगा सोडियम आयोडाइड 131। ठीक है? इन पे अटैक करेगा, और आसपास की ये जो नॉर्मल सेल है ना, ये जो नॉर्मल सेल है आसपास की, देखो अलग अलग है, इनको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए, मेरी इस बात पे गौर फरमाना,
आसपास की सेल को, नॉर्मल सेल को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कैंसरस सेल को खत्म करना, यही काम होना चाहिए एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का। क्लियर? चलिए, तो रेडियोथेरेपी में भी ये काम आता है। टारगेटेड थेरेपी वही बात हो गई, रेडियो फार्मास्यूटिकल वही बात हो गई, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इमेजिनिंग करना है ना, ट्रीट करना, क्योर करना, डायग्नोस करना, वही सारा एग्जाम्पल है। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे कि मान लीजिए आपको ग्रेव्स डिजीज हो गई, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेव्स डिजीज हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है मतलब कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, सपोज ये थायराइड ग्लैंड है, सपोज कर लो, है ना, तो ये ओवर प्रोडक्शन कर रही है थायरोक्सिन का। आपको पता है ये थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, ये सुन लो ऑब्वियसली। थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। अब यहाँ से ज्यादा थायरोक्सिन निकल रहा है, थायरोक्सिन थायरोक्सिन थायरोक्सिन, क्यों? क्योंकि यहाँ की सेल बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हाइपर थायरोडिज्म हो गया, तो ज्यादा थायरोक्सिन निकल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? सोडियम आयोडाइड 131 की मदद लेंगे। ये क्या करेगा? ये थायराइड के टिश्यू को श्रिंक कर देगा। जो सेल बड़ी हो चुकी थी ना, इतनी बड़ी हो चुकी है देखो, और ये थायरोक्सिन बहुत ज्यादा निकाल रही थी, तो टेंशन वाली बात नहीं, सोडियम आयोडाइड 131 आ गया, ये इस बड़े टिश्यू को श्रिंक कर देगा। इस तरह से देखो, छोटा सा कर दिया, श्रिंक कर दिया। तो जब टिश्यू ही श्रिंक हो गया तो इसका काम भी कम हो गया, धीरे धीरे निकालेगा वापस। लो भाई, लो थायरोक्सिन धीरे धीरे। ठीक है, तो लास्ट में यही लिखा हुआ है, इन ऑल यूजेस हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज सोडियम 131। देखो, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को, किसी भी रेडियो आइसोटोप को अगर आपको हैंडलिंग करनी है तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। वो लाइन यहाँ पर लिखी है, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल मतलब कि फिक्स द रूल। जैसे मान लीजिए सेफ्टी के लिए कुछ फिक्स रूल है, जैसे कि ड्रेस अच्छी पहन के जाओ, ग्लव्स वगैरह पहन के जाओ, कॉन्टेक्ट में अवॉइड करो, एक्सपोजर अवॉइड करो। तो जो भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, एक हेल्थ केयर वर्कर को भी और एक पेशेंट को भी, ताकि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आए। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. I'll see you in the next lecture.